हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो क्लास है, आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरएएस 2023। आरएएस 2023 के लिए आज से हम टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आपको है वो आरएएस 2023 की प्रिपरेशन में बड़े जोरों शोरों से लग जाना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी है, ये जुलाई में वैकेंसी आने वाली है। अगर हम आरएस 2023 की बात करें तो अब की बार है वो 900 प्लस वैकेंसी आने के लिए बोला गया है और कहा है कि जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। अब चाहे जुलाई में करे, अगस्त में करे, कभी भी नोटिफिकेशन जारी करें, लेकिन हमें तो आज से ही है वो आरएस 2023 को है अपना मिशन चुन लेना है और आज से इसकी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी है। इसलिए मैं आपको बोला था कि मैं आपको आरएस की भी टेस्ट सीरीज है वो शुरू करवाऊंगी। तो आपके आरएस प्री 2023 के लिए है, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टेस्ट। और ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप अभी तक नहीं जुड़े हमसे, तो आज ही आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। तो इस टेस्ट सीरीज में हमारे लिए क्या खास रहने वाला है, इसमें जितने भी आरएस प्री में आपके टॉपिक होते हैं वो सारे के सारे मैं एमसीक्यूज के साथ है आपको कवर करवाऊंगी। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे तो वो आपके राजस्थान के जीके। राजस्थान का जीके चाहे आपका हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, ज्योग्राफी हो या फिर करंट अफेयर्स हो, कोई भी हो, ये हम कवर करेंगे। साथ में ही इसके हम इंडिया हिस्ट्री आपकी और इंडिया ज्योग्राफी और साथ में ही वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी, पहले हम ये टॉपिक है कवर करेंगे। मैं आपको रोज के 30 या 40 क्वेश्चन है इस टेस्ट में करवाऊंगी और वो आपके हिस्ट्री के रहेंगे, चाहे वो हिस्ट्री आपकी इंडिया की हो चाहे आपकी राजस्थान की हो। साथ में ज्योग्राफी के रहेंगे, आपकी राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये आपके टॉपिक रहने वाले। और सबसे पहले हमारे 1 महीने का टारगेट होगा कि हमें इन टॉपिक्स को पूरा का पूरा कवर कर लेना है। क्यों हम सभी की थोड़ी दिक्कत हो रही है, वो हो रही है इंडिया आर्ट एंड कल्चर में और वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो हमें इसे इस तरह कवर करना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें इसका छोड़ना नहीं है। तो मैं आपको एमसीक्यूज की क्लास के साथ है ये पूरा का पूरा आपको कवर करवाऊंगी। तो आपका जीके है, जीके का पोर्शन है वो मैं पूरा का पूरा कवर करवा दूंगी, आपका इंडियन का, वर्ल्ड का और राजस्थान का। साथ में ही मैं आपको जो हमारे राजस्थान परी में आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स का कितना वेटेज रहता है, तो करंट अफेयर्स पूरा का पूरा कवर करवाऊंगी। और करंट अफेयर्स में मैं आपको हर वीक में एक क्लास लेके आऊंगी। अब वो मैं देख रही हूँ कि आपको एमसीक्यू के साथ लेके आऊँ या फिर वन लाइनर लेके आऊं। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वन लाइनर में क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि वन लाइनर में ये होगा कि आपको ज्यादा क्वेश्चन है मैं आपको कवर करवा पाऊंगी। जैसे हम देखेंगे कि वीक के है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, पहले एक वीक में एक क्लास लेंगे, फिर आपके मंथ वाइज करेंगे और फिर 2 मंथ होंगे तो उनके हिसाब से करेंगे, ताकि हमारा जो जीके है, करंट जीके है, वो भी पूरा का पूरा कवर हो जाए। ये हो गया। बाकी आपका रही आपकी आर्थिक समीक्षा और बजट, तो उनके भी अलग से जैसे ही हमारी नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम डेट आ जाएगी, तो वहाँ पे भी हमें कवर करेंगे। अब आपके सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आपके साइंस में, साइंस टेक में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो ये भी आपकी अब सोल्व कर दी गई है। तो आप देखना कि हमारे इसी चैनल पे है, आपको जो हमारे सर हैं वो आपको साइंस की क्लासेज है वो दे रही हैं। ये जो भी वो साइंस की क्लास ले रही हैं वो सब पूरे के पूरे सिलेबस को देखकर है, जिसमें आपकी चाहे आरएसएसबी की कोई भी वैकेंसी हो उसको भी कवर करेंगे, आरपीएससी की कोई भी वैकेंसी हो उसको कवर करेंगे, या फिर सेंटर की चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी वैकेंसी हो उसको भी ये कवर करेंगे। यानी अभी वो है वो नॉर्मल यानी बेसिक से है वो आपको जीके आपके जीएस है वो कवर करवा रही हैं। तो आपको वो भी क्लास लेनी चाहिए। और जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आता है तो सर आपको साइंस एंड टेक भी है कंप्लीट पूरी करवाएंगे आपके आरए से परी के हिसाब से। तो आपको भी उनकी डेली रूटीन से है वो क्लास लेनी है, ताकि आपका जो साइंस है वो जीरो से शुरू होए और आपका पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि हम आरएस 2023 के लिए आप सभी के लिए क्या क्या लेके आने वाले और क्या क्या आपको कवर करवा देंगे। तो आपने अगर हमारे चैनल से अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इससे जुड़ जाना है। और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, इसे भी ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप हमें जुड़े रहें और आप के लिए जो भी अपडेट डाली जाए आपको वो अपडेट है वो तुरंत मिल जाए। और ये टेस्ट होगा आपके आरएस का, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। साथ में ये साइंस के जो भी पीडीएफ है
नोट्स हैं वो सारे के सारे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपके लिए एक चीज़ और शुरू करने वाली हूँ। जो भी हमारे आरएस मेंस के जो छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पबैड हो गया, योगा हो गया, आपके बिहेवियर हो गया, तो इनमें मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स बना रही हूँ। तो मैं जल्द ही आपके लिए जो पबैड है उसे स्टार्ट करने जाऊंगी और उसको फुल थ्योरी के साथ है और मेरे नोट्स के साथ है, वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगी। तो चलिए, ये तो मैंने सारी चीज़ें आपको आरएस 2023 के बारे में वो बता दी है। अब हम हमारा फर्स्ट टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके का है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है। डीडवाना, बागोर, तिलवाड़ा और कालीबंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, कालीबंगा। कालीबंगा है ये एक सिंधु घाटी सभ्यता है और ये पूरा पाषाणकालीन सभ्यता नहीं है। तो इसमें एक तो ये याद रखना है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा, आपको कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये नगरीय सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है, तो ये नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। एक ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। तो आपको ये तीन चीजें इसके बारे में याद रखनी है। अब हम बात करें कि पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन से होते हैं, तो पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य होते थे, पूरा पाषाणकालीन मनुष्य होते थे, इनके द्वारा जो पत्थर के खुरदरे औजार बनाए जाते थे, इनके द्वारा पत्थर के खुरदरे औजार है वो यूज में लिए जाते थे। तो पूरा पाषाणकालीन अगर स्थलों की बात करें तो डीडवाना जो कि नागौर में पड़ता है, ये सबसे प्राचीन है, वो पूरा पाषाण स्थल है, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन। अगले की बात करें तो बागोर, बागोर कहाँ पे है, भीलवाड़ा में है, और तिलवाड़ा कहाँ पे है, बाड़मेर में है। ये भीलवाड़ा में है और ये बाड़मेर में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है, कालीबंगा, जो कि पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश को भारत का द्वारपाल कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार और राठौड़। तो हमारा राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गुर्जर प्रतिहार है, उनको भारत का द्वारपाल कहा जाता है। अगर मैं गुर्जर प्रतिहार की बात करूं तो जो छठी शताब्दी थी, छठी शताब्दी, इसका जो दूसरा चरण था उसमें जो उत्तर पश्चिमी भारत था, जो हमारा उत्तर पश्चिमी भारत था, उसमें एक नए राजवंश की स्थापना हुई थी, राजवंश की स्थापना हुई थी। तो ये जो नए राजवंश की स्थापना हुई थी ये क्या कहलाया था, ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से कहलाया था। इसमें आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश है उसका आदि पुरुष किसे कहा जाता है, आदि पुरुष। तो ये कहा जाता है हरिश्चंद्र को, हरिश्चंद्र को है, हरिश्चंद्र को ये कहा जाता है आदि पुरुष। तो गुर्जर प्रतिहार का आदि पुरुष है हरिश्चंद्र और गुर्जर प्रतिहारों को भारत का द्वारपाल है वो कहा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आपको ध्यान रखना है कि छठी शताब्दी के दूसरे जो आपका चरण था उसमें उत्तर पश्चिमी भारत में है वो नए राजवंश बना, और कौन सा ये राजवंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश। और गुर्जर प्रतिहार वंश से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो गुर्जर प्रतिहार है ये शब्द का उल्लेख है वो कहाँ मिला है। तो इस शब्द का उल्लेख है जो चंदेल वंश का शिलालेख है, चंदेल वंश का शिलालेख, चंदेल वंश का जो शिलालेख है उसमें इसका उल्लेख मिला है। किस चीज का, गुर्जर प्रतिहार शब्द का है वो चंदेल वंश के शिलालेख में उल्लेख मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो तुरंत आप कमेंट करके उस चीज को पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई भी डाउट नहीं रखना है, हमें तैयारी है वो बहुत अच्छे से करनी है। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सारणेश्वर शिलालेख में उल्लेखित मेवाड़ के मंत्री वर्ग के संबंध में विचार कर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी इस साइड है वो मंत्री दिए गए हैं और इस साइड है उनके कार्य दिए गए हैं। यानी जो इस साइड के मंत्री है वो कौन कौन से कार्य करते थे, अक्सपटलिक, संधि विग्रहिक, अमात्य, भिस, गादिराज। इनके बारे में अगर हम पहले देखें उससे पहले एक चीज बताती हूँ कि जो मंत्री वर्ग है उसकी नियुक्ति है वो कौन करता था। तो इनकी नियुक्ति है वो शासक के द्वारा की जाती थी, यानी इसे चुना जाता था शासक के द्वारा। और जो ये नियुक्ति थी ये वंशानुगत होती थी, जो नियुक्ति थी वो वंशानुगत होती थी।
वंशानुगत मान ले या फिर बाहर के जो सदस्य होते थे उनमें से ही इनको चुना जाता था। अगर मैं बताऊं कि मेवाड़ के जो मंत्रिवर्ग से संबंधित एक पहला आपसे पूछा जा सकता है कि जो मेवाड़ के मंत्रिवर्ग से संबंधित जो उल्लेख है वो कहाँ मिला है या फिर किस शिलालेख में मिला है, तो वो कहाँ मिला है, सारणेश्वरे शिलालेख में मिला है। मेवाड़ के मंत्रिवर्ग से संबंधित उल्लेख है वो सारणेश्वरे शिलालेख में मिला है। अब हम बात करें कि कौन कौन से जो मंत्री है वो कौन कौन से कार्य से संबंधित थे। अगर बात करें अक्षपटलिक, तो अक्षपटलिक है ये पुरालेख मंत्री थे। कौन थे, पुरालेख मंत्री, यानी ए में आपका आ जाएगा 2, ए में आ जाएगा 2। संधि विग्रह की बात करें तो जो आपका संधि विग्रह का ये था युद्ध और संधि का मंत्री, यानी संधि आ गया और विग्रह आ गया, यानी विग्रह यानी युद्ध और संधि संधि, तो संधि विग्रह का है युद्ध और संधि का मंत्री, यानी बी में आपका आ जाएगा 4th, बी में आ जाएगा 4th। अमात्य की बात करें तो अमात्य वो मुख्यमंत्री होता था, यानी सी में आपका आ जाएगा 1st। और विस्गाधिराज की बात करें तो ये क्या होता था, ये मुख्य वेद होता था, तो इसमें आ जाएगा 3rd, यानी डी में आ जाएगा आपका 3rd। तो इस प्रकार नीचे जो भी कूट दिया हुआ होगा वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की सहायता से असत्य कथन या फिर जो ज्यादा कथन अगर असत्य है तो उनका चयन कीजिए। अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत है वो 28 मई 1857 को एरनपुरा छावनी से हुई थी। क्रांति के समय अंग्रेजों का जो शस्त्रागार था वो अजमेर में था और क्रांति के समय राजस्थान का जो एजीजी था, एजीजी है वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। तो अगर इसमें हम बात करें कि कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी है वो गलत दिया हुआ है। कैसे, 1857 की क्रांति का अगर भामाशाह की बात करें, अगर भामाशाह की बात करें, सॉरी भामाशाह की बात करें तो ये कौन थे, ये थे अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को भी राजस्थान का मंगल पांडे भी बोला जाता है। तो अमरचंद भाटिया है वो राजस्थान के मंगल पांडे और राजस्थान के भामाशाह, ये दोनों ही थे। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है कि जो राजस्थान की क्रांति की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत है वो 28 मई 1857 को हुई, बिल्कुल सही बात दे रखी है, लेकिन एरनपुरा छावनी से नहीं हुई। ये कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से हुई थी, नसीराबाद अजमेर से हुई थी। तो ये आपका गल दिया हुआ है, यानी बी है वो आपका गल दिया हुआ है। और इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है और आरएएस का एग्जाम होगा तो जरूर ही पूछा जाएगा कि ये है वो किस दिन शुरू हुई थी। तो 28 मई को हुई थी। इस दिन अगर आपसे वार पूछ ले तो वो था गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, ये था इसका दिन। अगर आपसे कभी पूछ भी ले तो हमारा क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। और आगे इसमें क्या था कि क्रांति के समय अंग्रेजों का जो शस्त्रागार था वो अजमेर था, बिल्कुल सही बात दी गई है। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो कौन सा, कि जो एजीजी का शस्त्रागार तो अजमेर में था, लेकिन जो एजीजी का मुख्यालय है वो कहाँ था। अगर एजीजी का मुख्यालय पूछ ले तो वो था माउंट आबू में। कहाँ था, माउंट आबू सिरोही में। और अगला कि क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी है वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, ये बिल्कुल सही है। तो आपके ए, सी और डी बिल्कुल सही है, लेकिन बी गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3rd। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। अब ये क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपको बताया है, महिला सुपरवाइजर की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है महिला सुपरवाइजर की, उसमें भी मैंने आपको पूरी डिटेल से क्वेश्चन है वो बताया था। अगर बात करें गोविंद गिरी की गोविंद गिरी है तो उन्होंने संप सभा की जो स्थापना है वो कब की थी, स्थापना तो की थी 1883 में। जो भील थे उनको संगठित करके उनमें जो आपसी भाईचारा है उनको बढ़ावा देने के लिए, जो भाईचारा है वो बढ़ावा देने के लिए गोविंद गिरी ने है वो संप सभा का गठन किया था। अगर इसके प्रथम अधिवेशन की बात करें तो इनका प्रथम अधिवेशन है वो 1903 में हुआ था। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि जो संप है उसका क्या अर्थ है। संप सभा मनाए, सभा का तो हमें पता चल गया, लेकिन संप है उसका क्या अर्थ है। तो उसका अर्थ है भाईचारा, उसका अर्थ है भाईचारा मान ले या फिर बंधुता। तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो हमें सब पता होना चाहिए। उद्देश्य तो क्या था, भिल्लों और ग्रासियों में एकता बनाए रखना। ग्रासियों में एकता है
वो बनाए रखना या फिर उनमें एकता को स्थापित करना, ये गोविंद गिरी जी का जो उद्देश्य था। तो हमें इससे क्या चीज याद रखनी है कि गोविंद गिरी जी द्वारा है वो समसभा का गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1883 में। और कहाँ पे की गई? सिरोही में की गई। क्यों की गई थी? कि भीलों और जो ग्रासिया थे उनमें आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए, उनमें एकता बंधुता बढ़ाने के लिए। अगर पूछ ले कि अधिवेशन कहाँ हुआ, तो प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ। और इसमें पूछ ले कि संप है उसका क्या शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उसका भाईचारा या बंधुता, और उद्देश्य था भीलों एवं ग्रासियों में एकता को स्थापित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े। खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लगान का निर्धारण करना कहलाता था। ये लगान के बारे में काफी बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। खेत बटाई, कुंता, लंक बटाई और इजारा। तो इनमें हम सारों की बात करेंगे कि चारों की कौन कौन सी होती है। तो अनुमान लगाकर का निर्धारण करना, ये तो इस लगान का तो बात करेंगे, साथ में इन चारों की बात करेंगे। सबसे पहले आती है खेत बटाई। तो खेत बटाई क्या होती है? जो खेत में जो खड़ी फसल होती है, खड़ी फसल होती है, तो खड़ी फसल से अपनी भूमि क्षेत्र तय करना। खड़ी फसल से अपना भूमि क्षेत्र तय करना, भूमि क्षेत्र तय करना, ये तो होता था खेत बटाई। ठीक है। कुंता क्या होता था? कुंता होता था कि जो खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लगान का निर्धारण करना। जो आपका ये हो गया, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन 2 कि खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लगान का निर्धारण करता, उसे क्या बोलते थे? कुंता बोलते थे। लंक बटाई क्या है? कि जो फसल को काटते हैं, फसल को काटने के बाद, फसल को काटने के बाद इसे या तो फूलों के रूप में या फिर पुल्ली के रूप में, फूलों या पुल्ली के रूप में वसूलना, ये क्या है? लंक बटाई है। और आगे बात करिए हम इजारा। तो इजारा है लगान वसूलने हेतु विकसित एक ठेका प्रणाली। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 कुंता है। ये क्या है? खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लगान का निर्धारण करना। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन है वो कब आयोजित किया गया था? 1938, 1934, 1929 और 1931। तो इसमें हम अधिवेशन से पहले बात करते हैं कि जो देशी राज्य लोक परिषद है, देशी राज्य जो लोक परिषद है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1927 में। 1927 में जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है उसकी स्थापना हुई थी। लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी। इसके बाद है वो राजनीति, जो सक्रिय राजनीति के काल है वो प्रारंभ हो गया था। बात करें कि जो देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन है वो किसने किया और कहाँ हुआ? तो 1931 में। 1931 में जो राम नारायण चौधरी जी थे, राम नारायण चौधरी, इनके द्वारा कहाँ हुआ था? इनके द्वारा अजमेर में देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। हमें क्या चीज याद रखनी है? 1931 में हुआ था, राम नारायण चौधरी जी के द्वारा हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अजमेर में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4। मुझे उस चीज के बारे में जितना पता होता है वो सारा का सारा मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो एग्जैक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन उसके आसपास का आपको सब पता होना चाहिए। क्या पता उससे कोई क्वेश्चन पूछ ले। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा था? 8 वर्ष 4 महीने 7 दिन, 8 वर्ष 6 महीने 14 दिन, 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन और 8 वर्ष 7 महीने 16 दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3। 8 वर्ष, एक कम करके 7 महीने और 7 का दुगना 14 दिन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है 3। अगर हम बात करें कि राजस्थान है अपने वर्तमान स्वरूप में आया था, वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया था। 1956 को आया था। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ। इसकी प्रक्रिया में वो 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन का टाइम लगा। और अगर पूछ ले कि एकीकरण के समय, जब एकीकरण हुआ था उसमें राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो 19 तो रियासतें थी, 19 रियासतें थी। इसमें 3 है वो ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे और एक है वो केंद्र शासित प्रदेश था, यानी यूटी। केंद्र शासित प्रदेश है वो एक थे, अजमेर मेरवाड़ा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में कौन सा त्योहार है वो मनाया जाता है? ईद उल मिलादुल नबी, मुहर्रम, चेहलुम और सबे बारात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ईद उल मिलादुल नबी है वो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर बनाया जाता है। इसका हमने राइट आंसर तो देख लिया कि ऑप्शन फर्स्ट होगा। अब हम इन चारों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से महीने में मनाया जाता है और कौन कौन सा ये क्यों बनाया जाता है। ये मुस्लिम त्यौहार आपने देखा होगा कि हिंदू त्यौहार हो, मुस्लिम त्यौहार हो और जो सिंधी समाज है उनके हो, ये काफ़ी बार आर्ट एंड कल्चर में त्योहारों से ये क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है। बात करें हम मुहर्रम की, तो ये है वो हजरत मोहम्मद साहब थे, हजरत मोहम्मद साहब थे, उनके नवासे थे, उनके नवासे कौन थे? हजरत इमाम हुसैन, उनकी याद में बनाया जाता है। उनकी याद में कैसे मनाया जाता है कि जो ये इनके नवासे इमाम हुसैन थे, ये अपने बेहतर अनुयायी थे, इनके बेहतर अनुयायी थे, उनके साथ है वो सत्य और इंसाफ के लिए जो यजदी फौज थी, कौन सी यजदी फौज थी, उनसे लड़ते लड़ते है वो वीरगति हुई थी इनकी। यानी ये है वो लड़ते लड़ते जो करबला का मैदान था, करबला का मैदान वहाँ पे इनकी शहादत हो गई थी, वीरगति हो गई थी। लेकिन जो इन्होंने है वो वहाँ पे जो ये धर्म विरोधी थे, यजदी फौज थी, जो ये धर्म विरोधी थे, इनके आगे सिर नहीं झुकाया था, लेकिन इनकी करबला के मैदान में है वो शहादत हो गई थी। तो इन्हीं के याद में है वो मुहर्रम माह में, किसमें? मुहर्रम माह में, मुहर्रम माह की जो 10 तारीख होती है उसी दिन है ये त्यौहार मनाया जाता है। यानी मुहर्रम माह में मुहर्रम त्यौहार मनाया जाता है और मुहर्रम माह के 10 तारीख को बनाया जाता है। किसकी याद में? जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, इनके नवासे थे इमाम हुसैन, तो इनकी याद में बनाया जाता है। अब कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि मुहर्रम है वो किसकी याद में बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है हजरत इमाम हुसैन है, इनकी याद में बनाया जाता है। अगला है चेहलुम, तो ये मुहर्रम होता है, ये मुहर्रम होता है, इसके 40 दिन बाद बनाया जाता है। कब है? 40वें दिन बनाया जाता है, यानी 40 दिन में बनाया जाता है। ये भी जो हजरत इमाम हुसैन है, इन्हीं की याद में बनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि कौन से माह में बनाया जाता है, तो आपको माह भी आप याद रख सकते हैं। वो माह कौन सा होता है? सफ़ी उल सफ़र। तो इस माह में है वो चेहलुम मनाया जाता है। कब बनाया जाता है? मुहर्रम के 40वें दिन बनाया जाता है। अब अगला है आपको सबे बारात। अगर सबे बारात की बात करें तो ये त्यौहार है वो साबान माह में बनाया जाता है, साबान माह में बनाया जाता है। और साबान माह की जो 14वीं तारीख होती है, उस दिन मनाया जाता है। इस दिन मानते हैं सबे बारात है, इस दिन मानते हैं कि जो हजरत मोहम्मद साहब थे, इनकी आकाश में है वो ईश्वर से मुलाकात हुई थी, ये इसके बारे में मानते हैं, तो इसलिए है वो सबे बारात मनाया जाता है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से इसको समझाने की। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इस साइड पर्यटक स्थल दिए हुए और इस साइड जिला दिया हुआ है। अगर हम सोने की कोठी की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये टोंक में पड़ता है। फूलों की घाटी की बात करें तो ये उदयपुर में है। हैगिंग ब्रिज की बात करें तो ये कोटा में है। और काट का रेन बसेरा झालावाड़ में है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, हम सभी को पता है। तो ये इसका मिलान हो गया, जो नीचे कूट दिया होगा वो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जोधपुर में स्थित हवेलियों का सही युग्म है, यानी जोधपुर में कौन कौन सी हवेलियां हैं जो कि सही युग्म में दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें कि इसमें पोकरण की हवेली, राखी हवेली, पुष्य हवेली, हाँ ये बिल्कुल सही है। पोकरण की हवेली भी जोधपुर में। आप पोकरण नाम देके जैसलमेर मत कर देना। पोकरण की हवेली है वो कहाँ पे है? जोधपुर में है। राखी भी हवेली भी है, पुष्य हवेली है, इसके साथ ही एक 25 हवेली भी है। कौन सी? 25 हवेली। एक 25 हवेली है और एक बड़े मियाँ की हवेली। तो ये आपको 5 हवेलियाँ याद रखनी है, पोकरण, राखी, पुष्य, 25 और बड़े मियाँ की हवेली। ये पांचों के पांचों कहाँ पे है? जोधपुर में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें कि पटुओं की हवेली हो गई, नथमल की हवेली हो गई, और इसके साथ एक सालिम सिंह की हवेली भी आती है ना, सालिम सिंह की हवेली। ये कहाँ पे होती है? ये जैसलमेर में है। ये कहाँ पे है? जैसलमेर में, क्योंकि पटुओं के नाम से आपने देख लिया होगा। ये काफ़ी प्रसिद्ध हवेली है, पटुओं की हवेली, जो कि कहाँ पे है? जैसलमेर में है।
उदयपुर की बात करें तो बागोर की हवेली, बाफना की हवेली और इसके साथ एक मोहन सिंह की भी हवेली आती है, मोहन सिंह की हवेली। तो ये कहाँ पे है, ये सारी की सारी कहाँ पे है, ये उदयपुर में है, उदयपुर में। तो हवेलियों से, बावड़ियों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य तुलसी के संबंध में असत्य कथन है, हमें बताना है। उनका जन्म 1914 में हुआ था। वह तेरह पंथ संप्रदाय के प्रथम आचार्य बने थे। उन्होंने वर्ष 1949 में अणुव्रत आंदोलन प्रारंभ किया था और उन्होंने सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन है वो करवाया था। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगर हम आचार्य तुलसी जी के बारे में बात करें तो उनका जन्म 1914 में 20 अक्टूबर 1914 में हुआ था। जो तेरापंथ संप्रदाय के अगर प्रथम आचार्य की बात करें तो प्रथम आचार्य तो भिक्षु जी थे, लेकिन जो आचार्य तुलसीदास जी है ये दूसरे आचार्य थे। कौन से थे, दूसरे आचार्य बने थे, पहले भिक्षु जी थे। उन्होंने वर्ष 1949 में अणुव्रत आंदोलन का प्रारंभ किया, बिल्कुल सही बात। अगर आपसे पूछ ले कहाँ किया तो 1949 में चुरू के जो सरदार शहर है वहां पे किया था। सरदार शहर में इन्होंने 1949 में अणुव्रत आंदोलन का प्रारंभ किया था। अगर बात करें कि 1980 में इन्होंने लाडनू में समय श्रेणी को प्रारंभ किया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। समय श्रेणी को 1980 में और लाडनू में प्रारंभ किया गया था। बात करें कि उन्होंने सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन करवाया था, बिल्कुल सही बात है। ये कब करवाया था, ये करवाया था फरवरी 1994 में। फरवरी 1994 में सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन करवाया गया था और इन्होंने अणुव्रत का सिद्धांत दिया था। और इनमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जैन श्वेतांबर संप्रदाय है, जैन श्वेतांबर संप्रदाय है, उनके ये कौन से आचार्य थे, 9वें आचार्य थे। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो मेरे को इस चीज़ का जितना नॉलेज था मैंने आपको बताया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये इस चीज़ से क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में तभी मैं ज़्यादातर असत्य सत्य इनका मिलान करने वाले क्वेश्चन लेके आती हूँ, ताकि इसमें है वो ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स है इसमें बताए जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय को प्राचीन युग की चित्रशाला है वो कहा गया? कालीबंगा, दर, विराट और आलनिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3, विराट सभ्यता से वो प्राचीन युग की चित्रशाला है वो कहा गया। क्यों कहा गया कि जो विराट है वो पहला तो बाणगंगा नदी के किनारे कहाँ पे, जयपुर में। और वो ये कौन से, ये लोह युगीन सभ्यता है। और यहाँ पे अनेक प्राचीन चित्रों की प्राप्ति हुई है, इसलिए इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया है। दर की बात करें तो दर है ये कहाँ पे है, भरतपुर में स्थित है, ठीक है। और आलनिया की बात करें तो ये कोटा में है, चंबल नदी के किनारे। और आपको कालीबंगा का पता ही है कि हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी किनारे है। और यहाँ से अलंकृत ईंटें भी प्राप्त हुई हैं, अलंकृत ईंटें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विराट सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित कीजिए। नारों का स्वांग लक्ष्मणगढ़, भेंट के दंगल बाड़ी बसेड़ी, उपाली ख्याल लक्ष्मणगढ़ और हेला ख्याल लालसोट। तो इसमें से आपको असुमेलित बताना है कि कौन सी ऐसी जगह है जो इसमें सुमेलित नहीं किया गया है। जैसे मान के चले हेला ख्याल है वो लालसोट दौसा की है, तो ये इसमें दिया हुआ है, तो ये इसका सही है। या फिर इनमें से इसी प्रकार कौन सा असुमेलित दिया हुआ है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि नारों का स्वांग लक्ष्मणगढ़, ये आपका असुमेलित दिया हुआ है। अगर बात करें कि जो नारों का स्वांग है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। कहाँ का, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। तो ये नारों का स्वांग है, ये क्या है, जो स्वांग रचने वाले लोग होते हैं ना, जो स्वांग रचते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, बहरूपिया बोला जाता है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बहरूपिया कौन होते हैं, स्वांग रचने वाले होते हैं, उन्हें बहरूपिया बोला जाता है। और कई बार ये पूछा जाता है कि जो स्वांग कला है इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है। तो एक तो इसके है परशुराम भांड, इसके काफी प्रसिद्ध
कलाकार है वो कहाँ के, ये केलवा के हैं, केलवा के हैं। ठीक है, दूसरे इसके है जो जानकीलाल भांड, दूसरे कौन है, जानकीलाल भांड, जानकीलाल भांड, ये कहाँ के हैं, ये भीलवाड़ा के हैं, भांड ये भीलवाड़ा के हैं, भीलवाड़ा। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। एक आपको पता होगा कि जो भीलवाड़ा है यहाँ का एक नृत्य प्रसिद्ध है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है नाहर नृत्य। कौन सा, नाहर नृत्य है, ये भीलवाड़ा का है, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यों, क्योंकि जो ये मांडलगढ़ है, भीलवाड़ा का मांडलगढ़ है, वहीं का ये प्रसिद्ध है। और इसकी शुरुआत है वो किसके काल में हुई थी, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी जो शुरुआत है वो शाहजहां के काल में हुई थी, शुरुआत है वो शाहजहां के काल में, शाहजहां के काल में हुई थी। और ये होली के अवसर पर किया जाता है, किसके, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर है ये किया जाता है। तो ये जो मैं अदर फैक्ट्स आपको बताती हूँ, ये आप एक रफ आपके या तो A4 साइज के पेज रखा कीजिए, उसमें आप लिख लीजिए करें क्योंकि अब जब मान के चलिए हमने 20 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन में हमने देखा है कि काफ़ी सारे 2 पेज के हमने फैक्ट्स है वो पढ़ लिए है। तो आप रफ पेज जैसे क्लास लेते हो, जैसे जैसे उसको एक साइड है वो रफ पेज में लिख लिया करिए, उससे दिन में 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। इसी प्रकार आपका जीके है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, भेंट के दंगल है वो बाड़ी बसेड़ी की है, उपाली ख्याल लक्ष्मणगढ़ की है, और हेला ख्याल है वो लाल सोटे दौसा की है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित है, घन वाद्य यंत्र दमामा, अवनद वाद्य यंत्र नड, सुशीर वाद्य यंत्र सतारा, और तत् वाद्य यंत्र करड़ा। अगर हम बात करें घन वाद्य यंत्र, तो घन वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, जो कि धातु से बने हुए होते हैं, जिनको आपस में टकराकर या फिर डंडे की सहायता से जो बजाया जाता है वो होते हैं घन वाद्य यंत्र। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे मंजीरा हो गया, मंजीरा, झांझ, रमझोल, रमझोल हो गया, खड़ताल हो गई, और इसमें झालर हो गए, घुंघरू हो गए, घंटा हो गया, घुरालिया, भरनी, एक इसको बोला जाता है ना वो श्रीमंडल, श्रीमंडल हो गए, तांसली हो गई, ये सारी होती है, ये कौन से होते हैं, ये घन वाद्य यंत्र होते हैं जो कि धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र वो होते हैं जो चमड़े से मंड कर बनाए जाते हैं, चमड़े से बनाए जाते हैं, वो होते हैं अवनद वाद्य यंत्र। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे धौंसा हो गया, धौंसा हो गया, नौबत हो गई, नौबत, चंग, पखवाज, डमरू, ये सब कौन से होते हैं, ये होते हैं अवनद वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र की बात करें तो सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं जो कि मुंह से फूंक मारकर बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी, ये तो आपको सुशीर वाद्य यंत्र तो काफी पता होंगे, बांसुरी हो गई, अलगोजा हो गया, पुंगी हो गई, सहनाई हो गई, बांकिया, गफनी, भुंगल, सुरनाई, ये होते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र की बात करें तो जिन वाद्य यंत्रों में तार लगे होते हैं वो होते हैं तत्वाद्य यंत्र। जैसे तत्वाद्य यंत्र है, जैसे अंगुलियों से जो तार है उनको हिलाते हैं तो बजाते हैं, जैसे जंतर हो गया, जंतर हो गया, रबाब हो गया, रबाब हो गया, रावण हत्था हो गया, चिंकारा हो गया, दुताकू हो गया, पावरा हो गया, तंदूरा हो गया, कमाइचा, ये कौन सी होती है, तत्वाद्य यंत्र होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो गया, जो कि आपकी किस में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, जो सुशीर वाद्य यंत्र है वो सतारा, सतारा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं होता। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कि इसमें जो सही सुमेलित है वो दिया गया, यानी सुशीर वाद्य यंत्र सतारा। तो सतारा होता है वो सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी फूंक मार के है वो बजाया जाता है। अब नड है, तो नड कौन सा वाद्य यंत्र है, नड भी सुशीर वाद्य यंत्र है, जो कि अवनद वाद्य यंत्र में दिया हुआ है, जो कि गलत दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। बाकी मैंने आपको सारे के सारे बता दिए कि किस किस चीज़ से बने होते हैं और कैसे कैसे बजाए जाते हैं, और काफ़ी सारे मैंने एग्जाम्पल भी इनमें आपको बता दिए हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, वेदांग दिए गए हैं और इस साइड है वो अंग दिए गए हैं, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष। अगर मैं इसका सीधा आंसर बता दूंगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि वेदांग होते क्या है। वेदांग है ये वेदों के अर्थ समझने के लिए होते हैं, वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए जो वेदांग साहित्य होता है, वेदांग साहित्य, साहित्य इसकी रचना की गई थी, वेदांग साहित्य की रचना की गई थी वेदों के अर्थ को अच्छे से समझने के लिए। अगर हम वेदांग की बात करें तो ये कितने होते हैं, ये 6 होते हैं और ये गद्य में लिखे जाते हैं,
किस में, गद्य में है वो लिखे जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो वेदांग है इनका सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, तो या फिर वर्णन कहाँ मिलता है, तो इनका सबसे पहले वर्णन है वो मिलता है मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में इसका वर्णन है वो मिलता है। बात करें कि 6 कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है पहला व्याकरण, व्याकरण होता है मुख, तो आपका ए आ जाएगा। दूसरा कल्प, तो कल्प होता है हाथ। निरुक्त, निरुक्त होता है कान। ज्योतिष, ज्योतिष होता है नेत्र या फिर आंख। और कौन सा बच गया, एक बच गया शिक्षा, शिक्षा नासिका, नासिका। और एक बच गया छंद, छंद होगा पैर। तो ये आपको 6 के 6 अच्छे से याद करने हैं। आपको इसमें चीज़ें याद रखने के वेदांग क्या होते हैं, वेदांग है वो वेदों की जो अर्थ होते हैं उसको समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई थी। इन्हें गद्य में है वो लिखा गया है। इनका जो सर्वप्रथम वर्णन है वो मुंडकोपनिषद में मिलता है। और ये कितने होते हैं, ये 6 होते हैं। 6 मैंने आपको बता दिए। तो राइट आंसर हो जाएगा नीचे ये कूट, जो आपने मिलान किया, जो नीचे ये कूट दिया हुआ होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, खुमान रासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य का चयन कीजिए। इस ग्रंथ में मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास वर्णित है। इस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम विदेशी आक्रमण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो हम अगर खुमान रासों की बात करें, तो अगर इसे पूछ ले कि खुमान रासों के है वो रचयिता कौन थे, तो ये थे दलपत विजय, दलपत विजय ये खुमान रासों के जो थे रचयिता थे। इस ग्रंथ के अनुसार है जो मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का जो इतिहास है वर्णित है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम विदेशी आक्रमण है वो अलाउद्दीन खिलजी का नहीं दिया हुआ है। ये दिया गया है कि प्रथम विदेशी आक्रमण है वो मामू के द्वारा किया गया था, मामू के द्वारा किया गया था। तो ये आपका गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, सेकंड है वो गलत दिया हुआ है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धर्मसूत्र की रचना है वो दक्षिणी भारत में हुई थी। गौतम धर्मसूत्र, बौधायन, आपस्तंभ और विष्णु धर्मसूत्र। सबसे पहले हम राइट आंसर की बात करें कि इसका जो धर्मसूत्र की रचना दक्षिणी भारत में हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। जो आपस्तंभ सूत्र है इसकी रचना है वो दक्षिणी भारत में हुई थी। गौतम धर्मसूत्र की बात करें तो ये सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है, सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है वो कौन सा है, गौतम धर्मसूत्र है। अगर बौधायन धर्मसूत्र की बात करें तो बौधायन धर्मसूत्र है ये रेखा गणित से संबंधित है, रेखा गणित से संबंधित है। तो यानी रेखा गणित से संबंधित जो सिद्धांत है उनका प्रतिपादन है वो बौधायन ने किया था। अगला बात करें विष्णु धर्मसूत्र की, तो इसमें सर्वप्रथम अस्पृश्य शब्द का है वो उल्लेख मिलता है। अस्पृश्य शब्द का उल्लेख है वो किस में मिलता है, विष्णु धर्मसूत्र में मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, कुरु राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, विराटनगर, कांपिल्य और आंसदीवत। अगर बात करें कि कुरु राज्य की प्रारंभिक राजधानी है वो कौन सी थी, तो कुरु राज्य की प्रारंभिक राजधानी है वो थी आंसदीवत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन बाद ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। अगर बाद की बात करें तो बाद में कौन थी, तो बाद में इंद्रप्रस्थ को है वो राजधानी बनाया गया था, इंद्रप्रस्थ को यानी हस्तिनापुर को है इसकी राजधानी है वो बनाया गया था। लेकिन पहले कौन थी, आंसदीवंत थी। अगर बात करें कांपिल्य की, तो कांपिल्य है ये पांचाल की राजधानी थी, किसकी, पांचाल की। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का व्यापारी शिष्य जो सम्यक स्मृति का ज्ञाता था, यश, अनाथपिंडक, मातंग और अनुरुद्ध। अगर हम बात करें कि बुद्ध के व्यापारी शिष्य, तो बुद्ध के 3 है वो व्यापारी शिष्य थे। कौन कौन से, अनुरुद्ध, यश और तीसरे कौन थे, अनाथपिंडक। ये बुद्ध के व्यापारी शिष्य थे। अगर इनमें बात करें कि जो स्मृति का ज्ञाता कौन था, तो वो था अनिरुद्ध। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। मातंग है ये बुद्ध के शिष्य थे, लेकिन ये शूद्र शिष्य थे। कौन से थे, शूद्र शिष्य थे। और एक आपने कई बार देखा होगा कि आपने पढ़ा है कि बुद्ध का एक शिष्य और था उपाली, काफी बार आपने पढ़ा होगा। तो उपाली है ये नाई था, क्या था,
नाई था जो कि विनय का विद्वान बना था, विनय का विद्वान था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सम्यक स्मृति का ज्ञाता कौन था, राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। आपसे पूछे कि बुद्ध के व्यापारी शिष्य कितने थे, 3 थे, अनिरुद्ध, यश और अनाथ पिंडक। मातंग है वो कौन था, शूद्र शिष्य था, तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। मैंने ये आपको 20 क्वेश्चन है वो करवाए हैं और उसके साथ बहुत ज़्यादा फैक्ट्स है आपको मैंने कवर करवाए हैं। तो आपको करना क्या है कि पूरी क्लास लेनी है, साथ में आपके पास एक रफ शीट A4 साइज जो पेपर है वो रखना है। जो जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊं वो आपको नोट डाउन करने हैं और उनको दिन में 1 से 2 बार अब आप लिखेंगे, साथ में समझेंगे, तो समझी हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा देर तक याद रखते हैं और 2 बार अगर हमने रिवाइज कर लिया तो वो पूरा का पूरा हमें अच्छे से याद हो जाएगा। तो आपको ये क्लास है वो पूरी लेनी है और A4 साइज की रफ शीट जरूर लेनी है और वो 1 पेज लेंगे, 1 पेज के दोनों साइड है, चाहे आप रफली जो राइटिंग होती है उस राइटिंग में आप A4 साइज के पेज पर लिखे और उसको दिन में 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए। आपको ये क्लास है वो वहीं की वहीं याद हो जाएगी, इससे आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको RS परी का फर्स्ट टेस्ट है वो कैसे लगा, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जाएगी, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बेहतर कंटेंट है आपके लिए ला पाऊंगी। तो इस क्लास में इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।